जोहार दोस्तों। आज हम लोग जेपीएससी, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसकी एक सीरीज़ मैं लेकर के आई हूँ। कोशिश ये रहेगी अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल करने की। और सीडीपीओ की प्रतियोगिता परीक्षा सितंबर में आयोजित होने का संभावना है। वहीं जेपीएससी के प्रीलिम्स भी अगस्त से सितंबर में आयोजित हो जाएंगे, यदि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनती है तो। जुलाई माह में बीपीएससी जो है 67वां बीपीएससी के भी फॉर्म आ जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय कोटक। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जाने की क्या है ये भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। थोड़ा हम लोग और भी डिटेल जाने तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो है वो कार्य क्या करता है। तो ये एक सलाहकारी और परामर्शी संस्थान है जो कि भारत के विकास के लिए काम करता है। इसके अंतर्गत ये उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच में साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का काम करता है। ये भारतीय उद्योग परिसंघ स्थापना कब हुई थी तो 1895 में। और इसके इसके अगर अध्यक्ष है तो उदय कोटक है। अगर महासचिव की बात की जाए तो वो हैं श्री चंद्रजीत बनर्जी। अगला प्रश्न है कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे भी, लेकिन पहले हम लोग इसका आंसर जाने। कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बाफ्टा का फुल नेम क्या है तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स इसका फुल नेम है। और पिछले 35 वर्ष में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें क्यों ये टास्क फोर्स बनाया गया है जया जेटली की अध्यक्षता में। तो ऐसा था कि मातृ मृत्यु दर जो है उसको कम करना और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है जो कि समीक्षा करेगी और ये बताएगी कि न्यूनतम जो वर्ष निर्धारित किया गया है लड़कियों के विवाह करने के, क्या उसको बढ़ाना है या वही रखना है। ऐसा हुआ था 1978 ईस्वी में शारदा एक्ट 1929 में संशोधन किया गया था। और उस संशोधन के बाद न्यूनतम वर्ष पहले था 15 वर्ष लड़कियों के लिए, उसको बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया था विवाह के लिए। और लड़कों में 21 वर्ष है और लड़कियों में कितना है 18 वर्ष। तो ऐसा संभावना है कि अगर इसकी समीक्षा हो जाती हो और ये टास्क फोर्स जो है अपना सक्सेसफुल काम करता है तो ये 18 वर्ष बढ़ करके 20, 21, 19 भी हो सकते हैं। तो इसी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है जया जेटली की अध्यक्षता में। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, आंसर है इसका के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है अटॉर्नी जनरल की तो ये करते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद के किस संविधान के किस अनुच्छेद में इनको ये शामिल है अटॉर्नी जनरल तो ये है 76वां अनुच्छेद 76 के 1 में अटॉर्नी जनरल के बारे में। और ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और योग्यता जो है इनके लिए कि कौन ये अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जज का जो योग्यता होता है वो होना चाहिए। उच्च न्यायालय में लगभग 10 वर्षों तक वो वकालत करे हों और नहीं तो उसमें जज भी मतलब न्यायाधीश के रूप में भी वो कार्य किए हों। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की ये सारी योग्यता है जो कि अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है कुवटेक बोरोनो। तो कुवटेक बोरोनो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री घोषित किए गए थे। तो कुवटेक बोरोनो जो हैं हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेतुरमन पंचानालन। इनको भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं इनको भारतीय सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट। अगला प्रश्न है कि असम गैस के रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो असम गैस के रिसाव की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है
उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस बीपी कटेकी। कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस बीपी कटेकी। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें, क्या कौन सी घटना है ये असम गैस रिसाव। तो असम गैस रिसाव की घटना असम में ही हुई थी, असम के तिनसुकिया में। यहाँ पर मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है OIL, इसका एक मतलब भाग है जिसको जो बागान गैस कुआं, इसमें तेल का रिसाव शुरू हो गया था और तेल के रिसाव के बाद इसमें गैस का भी रिसाव शुरू हो गया, जिस कारण से बहुत बड़ी घटना घटी और यहाँ पे हज़ारों लोगों को जगह वहाँ का खाली कराना पड़ा। यहाँ पे मछलियों पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। डॉल्फिन की मतलब लुप्त प्राय डॉल्फिन की जो प्रजाति थी वो भी ख़त्म हो गई इस कारण से, इस गैस रिसाव से। और वहाँ के लोगों के आंखों में जलन होना शुरू हो गया, इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पड़ने शुरू हो गए। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस बीपी कटेकी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन की विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सोशियो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी को। सोशियो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी को ये गैर सरकारी संगठन है, इसको विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं जिनका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर एक कवि हैं और ये पटकथा लेखक भी हैं, डायलॉग राइटिंग भी ये करते हैं और गीतकार भी हैं जावेद अख्तर। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का ही है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है किरण मजुमदार शॉ को। किरण मजुमदार शॉ एक भारतीय महिला उद्यमी हैं और बायोकॉन की अध्यक्ष भी हैं किरण मजुमदार शॉ। और इनको कौन सा सम्मान मिला है? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान इन्हीं को मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किससे प्रदान किया गया? तो शोभा शेखर को द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर से है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 सम्मान जो है वो डॉक्टर रतन लाल को मिला है, लेकिन अभी 2021 से का भी सम्मान मिल चुका है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इनको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का सम्मान। लेकिन 2020 किससे मिला था? तो ये डॉक्टर रतन लाल को मिला था। ये पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो वैसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, वैसे विभूतियों को जो भूखमरी कम करने के लिए और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए जो काम करते हैं, अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को, या भूखमरी को कम करने के लिए जो कार्य करते हैं, उनको ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो डॉक्टर रतन लाल को 2020 में दिया गया था और 2021 में मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रिटेन का थिएटर बुक प्राइज़ 2020 किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन नंबर है 27। तो ब्रिटेन का थिएटर बुक प्राइज़ 2020 उपन्यास जो है वो डार्क स्टार को प्रदान किया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो कौन सी राज्य की पंचायती राज विभाग ने? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीता है। अगला प्रश्न है कि मर्सन संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार होगा, यहाँ पर मुझे लग रहा प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मर्सर संस्थान 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। कौन सा है? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन बना है? तो वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य बना है मध्य प्रदेश। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि चागोस द्वीप समूह विवाद
किन दो देशों के मध्य रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो चागोस द्वीप समूह विवाद किसके किसके बीच में रहा है? तो ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में चागोस द्वीप समूह विवाद रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जान लें, क्या है ये चागोस द्वीप समूह विवाद। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता पर मॉरिशस के पक्ष में फैसला सुनाया और अपनी फैसला को सुनाते हुए इसने कहा कि ब्रिटेन को इस द्वीप समूह से अपना नियंत्रण यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। तो ये फैसला है मॉरिशस, और इस द्वीप पर किसका अधिकार होगा, इससे संबंधित ये चागोस द्वीप समूह विवाद था। और किससे किसके बीच में चल रहा था? ब्रिटेन और मॉरिशस। और किसके हक में ये फैसला आया? तो मॉरिशस के हक में। और ये फैसला किसने सुनाया? तो संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। ठीक है, और इसमें कहा है कि ब्रिटेन को अपना वहाँ से अपना नियंत्रण जो है वो जल्द से जल्द हटाना चाहिए। ये चागोस। अगला प्रश्न है कि किस देश में U20 मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कौन सा ये देश है जिसमें U20 मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये देश है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान में U20 मेयर सम्मेलन आयोजित किया है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। जापान के टोक्यो में, कहाँ पर? तो जापान के टोक्यो में दूसरे U20 मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह सम्मेलन G20 के ओसाका शिखर सम्मेलन का एक माह पूर्व आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है? तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया? तो ये कुमार संगकारा हैं। इनको ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं किसके? तो मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें। ये जो कुमार संगकारा हैं, इससे पूर्व आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की जा चुकी है इनको, कुमार संगकारा को, इसके। अगला प्रश्न है कि मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मृणाल सेन का संबंध जो है वो फिल्म से है, फिल्म जगत से है। हाल ही में इनकी जो मृत्यु हुई इस कारण से ये अभी मतलब इस कारण से। और फिर मृणाल सेन फिल्म जगत से हैं। और 1955 में इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम है सतभोर पिक्चर बनाई थी। और इन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और 2003 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल पेमेंट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डिजिटल पेमेंट समिति के अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकर्णी। और नंदन नीलेकर्णी जो हैं, ये जो समिति है डिजिटल पेमेंट समिति, इसका उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करेगा? तो वो कौन सा राज्य है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने वाला है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें। ये जो स्कीम है सिक्किम सरकार के द्वारा वर्ष 2022 से पहले राज्य के यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में किसी भी व्यक्ति के पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी नागरिक को आय की गारंटी देगा। और सिक्किम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन सा राज्य? यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, तो ये बना है सिक्किम। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व का पहला GST कैलकुलेटर बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। किसने? तो जापान ने विश्व का पहला GST कैलकुलेटर बनाया है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें कि करदाताओं के लिए GST गणना को सरल बनाने के लिए जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसका नाम है क्या? तो ये है केसियो, इसने भारत में विश्व का पहला GST कैलकुलेटर को लॉन्च कर दिया गया है। ये भारत में पहला GST कैलकुलेटर इस लॉन्च किया गया है। कौन कंपनी बनाया है? तो ये बनाया है केसियो। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आरंभ किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने। किसने शुरू किया है? तो सी, झारखंड ने। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें। 24 जनवरी को 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री, उस समय में जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था रघुवर दास, तो उन्होंने चाईबासा में टाटा कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करके मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को आरंभ किया। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था कम उम्र में लड़कियों में की जो विवाह हो रही थी उसको रोकना
और राज्य के सभी लड़कियों को शिक्षित करना। तो जो जया जेटली के अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स गठित किया गया है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए और पोषण के स्तर को सुधार करने के लिए, तो उससे ये भी लाभ होगा कि जो बिहार झारखंड में ये सारी जो घटनाएं घटती हैं कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, तो इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण हो सकता है। तो इसका लाभ वैसे राज्यों को मिल जाएगा जहाँ पर बाल विवाह होते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25। कितनी है? तो 25 है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में भी जानें कि और भी जानकारी मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को 1 जनवरी 2019 से अपना अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है, जिससे देश में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 25। इसके लिए न्यायमूर्ति TVL राधाकृष्णन ने हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाला, जबकि न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो अब कितना उच्च न्यायालय हो गया भारत में? तो ये हो गया 25। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल, और संवैधानिक प्रमुख भी कौन होता है? तो वो होते हैं राज्यपाल। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है सहायता करने के लिए राज्यपाल के। तो और राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और संवैधानिक रूप से जो राज्यपाल वो राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में ही निहित होती है। लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो इन शक्तियों का प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद। और संवैधानिक रूप से प्रधान कौन होता है? तो वो होते हैं राज्यपाल। वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। और मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है? तो सहायता देने के लिए राज्यपाल के। अगला प्रश्न है सहायता और सलाह देने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ये भी हम लोग को बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस प्रश्न से। तो कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। तो कि इसमें से केवल बिहार में मंत्रिपरिषद है, इन सभी जगहों पर मंत्रिपरिषद नहीं है। और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 ही राज्यों में। और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो बिहार हो गया, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर, और छठा हो गया आंध्र प्रदेश। तो इन सभी जगहों पर विधान परिषद है, और लेकिन अन्य जगहों पर विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये है 69वां, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसके द्वारा संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें। अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली के प्रशासक कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराज्यपाल। और किस अनुच्छेद के तहत? ये हो गया 239 अनुच्छेद के तहत। उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर का, पंचायत का गठन एवं संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत में पंचायत का गठन और उसके संरचना का प्रावधान जो है वो है अनुच्छेद 243 के बी में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 243 के बी में। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें। अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा के बारे में वर्णन। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद किस में है, तो ये है 243 के ए में। वहीं 243 के डी में पंचायत में आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आप सब इन सब के बारे में जाना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, इसमें पंचायत में आरक्षण 243 का डी, 243 के ए में है ग्राम सभा के बारे में, वहीं 243 के बी में है पंचायत का गठन एवं संरचना का प्रावधान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है?
तो वो कौन से भारत के कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन है PN भगवती, ऑप्शन बी है BK मुखर्जी, ऑप्शन सी है, एक मिनट, ऑप्शन सी है KN सिंह, ऑप्शन डी है M हिमायतुल्लाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? M हिदायतुल्लाह जो है वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें। M हिदायतुल्लाह 25/2/1968 से लेकर के 16/12/1970 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जबकि 20 जुलाई 1959 से लेकर के 24 अगस्त 1959 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और क्रम अनुसार ये 5वें राष्ट्रपति थे भारत के। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। तो 45 का ए हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों की। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसको बैक में एक बार मैं कर लूँ। ये प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में वर्णन है। महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूछ दिया जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णन है। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और संघ लोक सेवा आयोग के तो वो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा मैं आर्टिकल के बारे में भी बताना चाहूँगी कि किस आर्टिकल में क्या वर्णन है। तो आर्टिकल 316 के 1 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आ जाए, या तो 6 वर्ष पूरी हो जाए, नहीं तो 65 वर्ष की आयु आ जाए, तो उस समय तक राज्य लोक सेवा आयोग का संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष मतलब ये राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो है, माफ़ कीजिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले आ जाए उस समय तक पद धारण करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष तथा सदस्य है वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है। आपने समझा? किसमें? अनुच्छेद 316 के 1 के क में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। अब कौन कौन से आपातकाल हैं थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जान लेंगे तो यही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के प्रावधान हैं, तो पहला तो है, एक तो 352 अनुच्छेद 352 में वर्णन है। ये क्या है 352 में? एक मिनट, यहाँ 352 में क्या दिया हुआ है? तो प्रथम युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात इसमें शामिल है। दूसरा अनुच्छेद है वो है 356। इसमें क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, इसमें है वित्तीय अनुपात। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, 352 में क्या है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह, इससे उत्पन्न अगर आपात की स्थिति हो जाती है तो उसको राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। वहीं पर 356 के तहत कौन सा आपात आता है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो इससे अगर आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उससे भी उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद है 356। और वहीं 360 में क्या है? तृतीय वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात है तीसरा वाला, तो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।